हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इरम, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ के बारे में देखा, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन, क्लिनिकल फीचर एंड पैथोफिजियोलॉजी पे बात की थी। अब यहाँ से ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब जो GERD के सिम्टम्स हैं वो और कौन कौन सी डिसीज़ में मिलते हैं, इसे हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। तो यही सिम्टम्स जो हमने देखे थे, वाटर ब्रैश, ओडाइनोफेजिया, डिस्फेजिया, हार्टबर्न और रिगरगिटेशन, ये मोस्टली इन्फेक्शियस पिल और इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस में भी मिलते हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में, डिस्पेप्सिया के अंदर, बाइलियरी कोलिक में एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में मिलते हैं। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहली चीज़ है एंडोस्कोपिक अपीयरेंस। एंडोस्कोपिक अपीयरेंस में अगर इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस की बात करें तो इसमें जो अल्सरेशन है वो डिफ्यूज़ यानी कि स्प्रेडेड होंगे, पहली चीज़ ये। दूसरा कि ये प्रॉक्सिमल ईसोफेगस को इन्वॉल्व करते हैं। अगर दूसरी तरफ हम पेप्टिक ईसोफेजाइटिस की बात करें तो ये सॉलिटरी होते हैं, मीन्स सिंगल होंगे। इसी के साथ साथ डिस्टल ईसोफेगस को ये इफ़ेक्ट करेंगे। एंड इन्फेक्शियस अल्सरेशन जो होंगे वो पंक्टेट और डिफ्यूज, ये भी स्प्रेडेड होंगे। साथ ही ईसोनोफिलिक ईसोफेजाइटिस में क्या होगा, वाइट पंक्टेट एक्सुडेट, यानी कि यहाँ सफ़ेदी जो है तो हमें एक्सुडेट नज़र आएगा और मल्टीपल ईसोफेजियल रिंग्स मिलेंगी। ठीक है, अगर हम इसमें एक इमेज देखें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ईसोफेगस के अलग अलग कंडीशन बताई गई है। पहला है इसके अंदर इरोजिव ईसोफेजाइटिस, तो अराउंड में, ईसोफेगस के अराउंड में जो ये इरोजन्स मिल रहे हैं ये इरोजिव ईसोफेजाइटिस है। दूसरा है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर विथ क्रोनिक इरोजिव ईसोफेजाइटिस, बार बार एक ही जगह पर जख्म होने की वजह से क्या हो रहा है, नैरोइंग हो जा रही है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट है ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा विद बैरेट्स ईसोफेगस, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम का कॉलमनार में चेंज होना, जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन थी। और एडिनोकार्सिनोमा कैंसर ऑफ द ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनमें किस तरीके से चेंजेस आ रहा है, इसके बारे में इस डायग्राम में बताया गया है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को समझने के लिए हम थोड़ा सा आउट ऑफ बुक जाएंगे। मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जा सकती है। पहला है PPI ट्रायल्स। PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो कि पेशेंट को अक्सर हार्ट बर्न की कंडीशन में दिया जाता है। ओके, अब इसमें पहली चीज़ कि अगर पेशेंट हमारे पास क्लासिक सिम्टम्स लेकर आया है जैसे कि हार्ट बर्न है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। ये क्या है हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है, इफ़ दे डिस्क्राइब द मेडिसिन दैट रिड्यूसेस स्टमक एसिड, ये एसिड मेडिसिन है जो स्टमक एसिड को कम कर रही है। फ्यू वीक के इस्तेमाल के बाद इन पेशेंट को बेटर फील हो रहा है। ओके, तो अगर ये मेडिसिन के यूज़ के बाद पेशेंट फील बेटर, दैट मीन्स व्हाट इज़ द कॉज, एसिड रिफ्लक्स इज़ द कॉज। बट अगर मेडिसिन से कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो ये बिल्कुल मीन नहीं करता कि सिर्फ GERD है। अब यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ को अपनाना होगा, दैट इज़ अ प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या है, दैट इज़ नोन एज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, जहाँ पर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हमें प्रोवाइड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने अभी जस्ट देखा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि किस तरीके से अलग अलग ईसोफेजाइटिस की कंडीशन में अलग अलग एंडोस्कोपिक अपीयरेंसेस दिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें 3 फ्लेक्सिबल ट्यूब की मदद से एक टाइनी कैमरा इंसर्ट किया जाता है ईसोफेगस में और पेप्टिक स्ट्रक्चर्स, सेलुलर चेंजेस वगैरह को देखा जाता है। इसमें एक और चीज़ की जा सकती है, वो है बायोप्सी। बायोप्सी होती है जिसमें सैंपल को लिया जाता है, यानी कि कल्चर करवाने के लिए, या फिर हम कहते हैं कि जो टिश्यू सैंपल है उसे लिया जाता है, सॉरी कल्चर नहीं, टिश्यू सैंपल को इसमें लिया जाता है और इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया यानी कि पैलेग्नेंसी की कंडीशन को इसमें चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने अभी देखा कि एंडोस्कोपी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, साथ ही बैरियम स्वैलो भी है। बैरियम स्वैलो में क्या किया जाता है, बैरियम सल्फेट
नाम का एक कंपाउंड होता है जो पेशेंट को स्वैलो करने के लिए कहा जाता है, और थोड़ी देर बाद एक्सरे रेज पास करके डायरेक्ट विजुअलाइजेशन को देखते हैं या फिर विजुअलाइज किया जाता है। अब ये एंडोस्कोपी और बैरियम स्वैलो या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट उस वक्त किए जाते हैं जब कोई वरिंग फीचर हो, जैसे कि डिस्फेजिया, वेट लॉस और एनीमिया, जो अक्सर करके 50 to 50 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट में दिखता है, या फिर अगर एटिपिकल सिम्टम्स है तो उस कंडीशन में भी हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी मेडिकेशन हम क्या क्या ऐसे मैनेजमेंट या फिर प्रिवेंशन करवा सकते हैं जिसकी वजह से खुद ब खुद कंडीशन रिवर्स हो जाए। तो इसमें आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम वेट लॉस वगैरह करवाते हैं। कॉमन फूड जो कि ट्रिगर करते हैं हार्ट बर्न को, लाइक स्पाइसी फूड, सिट्रस, फैटी फूड, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। और है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, जैसे कि टोबैको सिसेशन हो गया, है ना, और अवॉइडिंग रिकम्बेंट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स आफ्टर मील, यानी कि लेटना, खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना, ये भी अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये मैनेजमेंट हो गया। अवर लास्ट पार्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम 3 मेडिसिन लेते हैं जो कि मोस्टली यूजफुल है। फर्स्ट इज एंटासिड, सेकंड H2 ब्लॉकर्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इफ यू सी दैट फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो तीनों का बिल्कुल सेम है। एंटासिड्स भी HCl पर काम करेंगी, H2 ब्लॉकर्स जो है वो H2 साइड्स जो है रिसेप्टर्स हैं, H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर है, उसको ब्लॉक करेंगे। PPI करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिट करेंगे, ठीक है। और एंटासिड्स क्या करते हैं, यहाँ पर एंटासिड के बारे में दिया है कि ये न्यूट्रल सॉल्ट्स और वाटर बनाते हैं, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्टिविटी कम हो जाती है, खुद ब खुद एसिडिटी कम हो जा रही है क्योंकि पानी ज़्यादा हो रहा है ना, उस वजह से हार्टबर्न और डिस्पेप्सिया की कंडीशन रिलीव होती है। एंटासिड्स में जो मोस्टली यूजफुल होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो 0.6 और 1.5 ग्राम एज नीडेड दिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे देते हैं। ये कैसे दिया जाता है, AC यानी कि पोस्ट मील 5 to 10 ml और एट बेड टाइम। इसी तरह मैगेल्ड्रेट भी 480 to 800 मिलीग्राम पोस्ट मील और एट बेड टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट इज हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये रिवर्सिबली बाइंड करता है हिस्टामाइन रिसेप्टर्स पे और हिस्टामाइन को रिलीज होने से प्रिवेंट करता है। इसमें आते हैं रेनिटिडिन, हमने बहुत नाम सुना है, 150 मिलीग्राम BD यानी 2 टाइम्स देना है, और 300 मिलीग्राम HS या फिर बेड टाइम में। इसी तरह फैमोटिडिन 20 मिलीग्राम एंड 40, एंड लाइक दिस रोक्सेटिडिन 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये सबसे सुपीरियर काम करते हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को, और उसकी वजह से ओवरऑल गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है। ये ड्रग्स कब दी जाती हैं, 30 to 60 मिनट्स बिफोर द फर्स्ट मील ऑफ द डे, लाइक ओमिप्राजोल OD once a day, पेंटोप्राजोल OD 40 मिलीग्राम एंड इसोमप्राजोल OD 20 to 40 मिलीग्राम। ओके, यहाँ पर ओमिप्राजोल का मैकेनिज्म सेम दिया हुआ है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी जब ट्रीटमेंट बात की थी तो उसमें ये देखा था। नेक्स्ट हम आते हैं, एक अलग से पॉइंट है कि सर्जिकल ऑप्शंस में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। पहला है लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन एंड नेक्स्ट इज बैरिएटिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि फंडस को हम ईसोफेगस के अराउंड में रैप कर रहे हैं। इस रैप की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ईसोफेगस को रिमूव या रिपेयर और सपोर्ट मिलता है LES को, यानी लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को यहाँ सपोर्ट, दूसरा कि हम ईसोफेगस को रिपेयर होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बैरिएटिक सर्जरी। बैरिएटिक सर्जरी में हम गैस्ट्रिक बाईपास बना देते हैं, यानी कि स्टमक को अवॉइड करते हुए डायरेक्टली फूड अब ड्यूडेनम में पहुंचेगा। इसके अलावा पेशेंट विद ओबीज पेशेंट में मोस्टली ये करवाया जाता है क्योंकि वहाँ पर इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो भी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू दिस। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट में आपको या फिर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। फॉलो एंड सब्सक्राइब डिकोड विद इरम।